हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अब बढ़ेगी भारत के दुश्मनों की टेंशन। S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत को और मजबूत कर देगा रशिया। बताएंगे क्या है खबर। साथ ही ईरान पाकिस्तान की दोस्ती की खुल गई पोल। राष्ट्रपति रईसी के साथ हुआ ऐसा बर्ताव। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने अंदर ही अंदर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर कर दिया इतना बुरा बर्ताव कि रईसी सोच भी नहीं सकते। साथ ही साथ बताएंगे नवाज शरीफ जाने वाले हैं चीन की यात्रा पर। साथ ही कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तानी हमलों का क्यों नहीं दिया जाता था जवाब बताएंगे। अमित शाह जी ने बताई इसकी असली वजह। तो वही राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए बताएंगे। इस नेता की मांग पर मच गया बवाल, किसने ये बात कही, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अब बढ़ेगी भारत के दुश्मनों की टेंशन। अगले साल तक रशिया देगा 2 और S-400 मिसाइल सिस्टम मजबूत होगा भारत का एयर डिफेंस। बता दें, भारत की सामरिक शक्ति में अगले साल तक और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगले साल तक सतह से हवा में मार करने वाली रशिया की मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ की बाकी 2 रेजिमेंट भारत पहुंचेगी। युद्ध में यूक्रेन के मद्देनजर इसकी आपूर्ति में कुछ देरी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार यानी 23 अप्रैल को यह जानकारी दी। बता दें, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया पहले ही $5.5 अरब के सौदे के तहत भारत को लंबी दूरी की इस मिसाइल प्रणाली को 3 इकाइयों की आपूर्ति कर चुका है। सूत्रों ने बताया कि सितंबर तक भारत को युद्धपोत तुशील भी मिलने की उम्मीद है। इसे भी रशिया ने ही बनाया है। उन्होंने कहा कि दूसरा युद्धपोत तमाल की आपूर्ति भी जनवरी तक कर दी जाएगी। साथ ही साथ बता दें, ईरान पाकिस्तान की दोस्ती की खुल गई पोल। राष्ट्रपति रईसी के साथ हुआ ऐसा बर्ताव। बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर है। हालांकि उनके इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती की एक झटके में पोल खुल गई। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति लाहौर में लोगों को संबोधित करना चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से टाल मटोल करके फिर उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान ईरान को ज्यादा भाव के चक्कर में सऊदी अरबिया अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। इससे पहले सोमवार को इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार व सांस्कृतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों ने आतंकवाद को मिटाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर भी सहमति करी। अब ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान तो आए, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसी चाल चली। शहबाज ने सोचा कि ईरान के राष्ट्रपति को पता भी ना चले और अंदर ही अंदर हम सिर्फ उतना ही तवज्जो दे जितना अमेरिका और सऊदी अरबिया बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अमेरिका और सऊदी पूरे तरीके से चिढ़ने वाले हैं पाकिस्तान से, क्योंकि ईरान का वेलकम किया गया पाकिस्तान में जो कभी भी अमेरिका या सऊदी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में शहबाज हर तरीके से अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ईरान के राष्ट्रपति के साथ ये बड़ा खेल खेला और लाहौर में ईरान के राष्ट्रपति को लाहौर के लोगों को संबोधित नहीं करने दिया। जी हाँ, ऐसे में ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं बल्कि एक दिखावा है और इसका खुलासा हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, जब बात खुलासे की और दिखावे की है तो दरअसल कश्मीर की रट लगा भारत और ईरान की दोस्ती में फूट डालना चाहते थे शहबाज। रईसी ने कर दिया फेल, सदमे में पहुंचा पाकिस्तान। दरअसल कश्मीर की रट लगा रहे पाकिस्तान को अब एक और मुस्लिम देश ईरान ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सिर्फ दिखावे के लिए पाकिस्तान बुलाया गया है। ये बात तो आपको हमने बता ही दिया, लेकिन ये दूसरा बड़ा दिखावा ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर शहबाज शरीफ की नापाक चाल को ईरान के राष्ट्रपति ने फेल कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी पीएम ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान गाजा और कश्मीर का जिक्र किया और ईरानी राष्ट्रपति से कश्मीर के मुद्दे पर जबरिया समर्थन हासिल करने की कोशिश की, यानी जबरदस्ती समर्थन हासिल करने और करवाने की कोशिश की शहबाज शरीफ की। इस नापाक चाल को ईरानी राष्ट्रपति तुरंत भाप गए। वो तुरंत समझ गए कि ये कश्मीर मुद्दे पर मुझसे बुलवाना चाहता है, जबकि ईरान कश्मीर पर कोई भी बयान दे करके भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। और शहबाज की ये चाल ईरानी समझ गए, ईरानी राष्ट्रपति, और उन्होंने गाजा का उल्लेख किया लेकिन कश्मीर तक का नाम नहीं लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने में सफल रहे। ऐसे में शहबाज शरीफ अपने आप को होशियार समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी यूं ही राष्ट्रपति नहीं है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और शहबाज के चालाकी पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ 5 दिवसीय निजी यात्रा पर चीन रवाना। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 5 दिवसीय निजी यात्रा पर
सोमवार देर रात चीन रवाना हुए शरीफ परिवार इस यात्रा को लेकर सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी देने से बच रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बताया कि उसके सर्वोच्च नेता अपने पोते जुनैद सफदर और निजी कर्मचारियों के साथ लाहौर हवाई अड्डे से चाइनीज सदर्न एयरलाइंस की उड़ान से एक निजी यात्रा पर चीन रवाना हुए। PMLN ने शरीफ की चीन की 5 दिवसीय यात्रा के विस्तृत विवरण की जानकारी नहीं दी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि शरीफ चीन में चिकित्सकीय जांच कराएंगे और पंजाब में विकास परियोजनाओं के संबंध में कुछ चीनी कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। उनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री है। ऐसा बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री इशाक डार भी उनके साथ यात्रा पर गए हैं। PMLN हलकों में ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि शरीफ चीन में संभवतः किसी विशेष काम से गए हैं। शरीफ पहले कभी चिकित्सीय कारणों से चीन नहीं गए। वो 2019 में चिकित्सीय आधार पर ब्रिटेन गए थे और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद 2023 में लौटे थे। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ केंद्र में 6 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, भारत के साथ व्यापार करेगा पाकिस्तान का दोस्त क्या अजरबैजान। पुतिन ने INSTC गलियारे का दिया ऑफर। जी हां, रशिया ने अजरबैजान को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया है। INSTC भारत और रशिया के बीच एक प्रमुख व्यापारिक गलियारा है। ये गलियारा ईरान के रास्ते मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। भविष्य में INSTC को आर्कटिक के उत्तरी समुद्री मार्ग और चाबहार बंदरगाह से जोड़ने की योजना है। अजरबैजान पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का करीबी है। उसने कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन किया है। अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर भूमध्य सागर में एक नया मोर्चा तैयार कर रहा है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस सरकार में पाकिस्तानी हमलों का क्यों नहीं दिया जाता था जवाब। अमित शाह जी ने बताई वजह। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अकोला में मंगलवार को कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में थी तो पाकिस्तान हर दिन हमले करता था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया और जमालिया आते थे और बम ब्लास्ट करके वापस चले जाते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के कारण कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, पुलवामा और उरी में हमला हुआ 10 दिन के भीतर पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को खत्म कर दिया। साथ ही साथ इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन क्या आप अमित शाह जी के इस बात का समर्थन करेंगे? क्या वाकई में ऐसा हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में? जिनको पता है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ बता दें, चांद को जंग का मैदान बनाएगा अब चाइना। नासा चीफ के दावे से खौफ में दुनिया। दरअसल दुनिया के कई मोर्चों पर जंग के हालात बन रहे हैं। इस बीच चीन ने स्पेस में एक ऐसी जंग छेड़ने की तैयारी कर ली है जिसका प्रभाव दुनिया के सभी बड़े देशों पर पड़ेगा। इसके लिए ड्रैगन ने खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। वो जल्द ही चांद को जंग का मैदान बनाने के लिए तैयार है। ये दावा खुद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चीफ ने किया है। दरअसल चीन चांद के उस हिस्से में जाने की प्लानिंग कर रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। नासा चीफ के मुताबिक ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां हर वक्त अंधेरा रहता है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि यही वो इलाका जिस पर चांद का खजाना जमा है। हालांकि चीन की मंशा सिर्फ खजाना हासिल करना ही नहीं है, वो इससे भी ज्यादा कुछ चाहता है। नासा चीफ ने इस पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। चीन ने जो प्लानिंग की है उससे अमेरिका खुद डरा हुआ है। उसका उदाहरण नासा चीफ बिल्स नेल्सन का वो बयान है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि चीन चांद पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। नेल्सन के मुताबिक सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन स्पेस में अपने मिलिट्री प्रोग्राम को छिपाने की कोशिश में जुटा है। उन्होंने दावा किया कि अगर चीन ने चांद पर पहले बेस बना लिया तो वो चीन के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर सकता है। नेल्सन ने यह भी कहा कि चीन का इरादा चांद पर सिर्फ स्पेस प्रोग्राम तक सीमित रहना नहीं है। तो वहीं बता दें, चीन से जुड़ी एक और खबर, शी जिनपिंग ने चीनी सेना PLA का डायरेक्ट कंट्रोल अपनी हाथों में ले लिया है। SSF को खत्म कर दिया। आखिर किस मिशन पर चीनी राष्ट्रपति हैं बता दें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 19 अप्रैल को चीन के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी SSF को भंग करके 3 समानांतर डिवीजन बना दिए हैं जो अब सीधे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC को रिपोर्ट करेंगे, जिसके प्रमुख वो खुद हैं। शी जिनपिंग के इस फैसले का मतलब है कि चीन की सेना का कमान अब सीधे उनकी हाथों में आ गया है, जो देश की राजनीति में उनके 100% कंट्रोल का इशारा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका को खबर तक नहीं, चीन ने मैक्सिको के रास्ते US के खिलाफ खेल दिया बड़ा खेला। आखिर कैसे बता दें, ट्रेड वार के बीच चीन अमेरिका में दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा है। चीन मैक्सिको के जरिए अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, इससे उसे काफी मुनाफा भी हो रहा
रहा है। दरअसल चीन की कई कंपनियों पर अमेरिका ने हाई टैरिफ और प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में चीन अमेरिका में व्यापार करने के लिए दूसरे देशों के जरिए रास्ता बना रहा है। एक फर्नीचर कंपनी है जिसका नाम मैन वो है। ये कंपनी अमेरिकी रिटेलर कोस्टको और वॉलमार्ट के लिए फर्नीचर बना रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीनी कंपनी है। ये चीन के निवेश से ही बनी है जो मैक्सिको में अपने प्रोडक्ट बना रही है। हालांकि हर प्रोडक्ट पर मेड इन मैक्सिको के ठप्पे लगाए जाते हैं। इस त्रिकोणीय कारोबार को मैक्सिको की दुनिया में नियर शोरिंग कहा जाता है। साथ ही बता दें, भारत की मिसाइल पावर और ज्यादा बढ़ गई सकते में चीन पाकिस्तान। दरअसल भारत लगातार अपनी मिसाइली ताकत बढ़ाने में लगा है। देश सैन्य क्षमताओं को मजबूत करते हुए नए नए मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसी बीच देश ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। मंगलवार को हुए मिसाइल के प्रक्षेपण में ये अपने सभी मानकों पर खरी उतरी है। जी हां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल इजरायली मूल की क्रिस्टल मेज 2 हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षण फायरिंग की तैयारी अंडमान और निकोबार में की गई है। इसमें अपने भारतीय वायुसेना को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें तो वहीं आर्मी चीफ मनोज पांडे जी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर क्यों कही ये बात की दूसरों के भरोसे नहीं रह सकती देश की सुरक्षा। जी हां, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि देश की सुरक्षा ना तो आउटसोर्स यानी बाहर से सेवाएं लेना के द्वारा की जा सकती है और ना ही ये दूसरों की उदारता पर निर्भर रह सकती है। मंगलवार को यह बात उन्होंने देश की राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कही। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव से बड़ी खबर, अब दुनिया देखेगी आजादी के मुद्दे पर कहां खड़े हैं हमारे लोग। जी हां, मुइज़ू ने फिर एक बार उगला भारत के खिलाफ जहर। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब ये समझेगा कि मालदीव के लोग कहां खड़े हैं, खासकर संप्रभुता और आजादी के मुद्दे पर। मुइज़ू का ये चीन समर्थित बयान संसदीय चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद सोमवार को एक कार्यक्रम में आया है। रविवार को हुए चुनावों में उनके नेतृत्व वाली पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस 93 में से 68 सीट पर जीत हासिल की, जबकि पीएनसी के गठबंधन सहयोगियों मालदीव नेशनल पार्टी ने एक और मालदीव डेवलपमेंट अलायंस ने 2 सीट पर जीत दर्ज की, जिससे पीपुल्स मजलिस में उसकी कुल 2/3 से अधिक संख्या हो गई। ऐसे में मुइज़ू ने किसी भी देश का नाम लिए बगैर कहा कि संसदीय चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि मालदीव के लोग विदेशी दबाव के बिना अपने भविष्य को चुनने की आजादी चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन्होंने मुइज़ू ने भारत के खिलाफ ही जहर उगला है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि चीन ने मालदीव के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के लिए मुइज़ू को बधाई दी। चीन ने मालदीव के संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को सोमवार को बधाई दी और दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक सहयोग साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा जताई। आखिर कांग्रेचुलेशन कैसे ना करे चाइना, मालदीव का खून जो चूसना है, मालदीव से पूरा फायदा जो लेना है। साथ ही साथ बता दें, इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो सीधे तबाह कर देंगे पाकिस्तान से ईरानी राष्ट्रपति ने दी धमकी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने लाहौर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान धमकी दी है कि अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। दरअसल चंद दिनों पहले इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने इस इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के आधार पर दावा किया था कि इजराइल के हमले में ईरानी रडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी ईरान में हुई तबाही की पुष्टि की गई थी। साथ ही बता दें, मलेशिया में हवा में टकराए मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर, 10 लोगों की मौत की खबर। जी हां, मलेशियाई नौसेना ने कहा कि मंगलवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान 2 सैन्य हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे उनमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर नौसेना की 90वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी के लिए उत्तरी पैराक राज्य में एक नौसैनिक अड्डे पर प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे थे। नौसेना की 90वीं वर्षगांठ अगले महीने है। साथ ही बता दें, मोदी जी के जिस बयान पर हंगामा मचा रहा विपक्ष मुस्लिमों ने पीएम के समर्थन में कह दी ये बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाराबंकी चुनावी सभा में पसमानदा मुसलमानों पर दिए गए बयान पर समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने कहा कि सपा और कांग्रेस हमारा वोट लेती रही है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारे हित में कोई फैसला नहीं लिया। वसीम रहीम ने आगे कहा कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक बराबरी के लिए जिस तरह से आवाज उठाई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी ने हमारी स्थिति दलितों से भी ज्यादा बदहाल कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज तक पसमानदा मुस्लिमों के दर्द को समझा ही नहीं। उन्होंने कहा कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले दलों ने आज तक किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। इन लोगों ने महज मुस्लिमों को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। जी हाँ, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जिसके बाद पसमानदा मुसलमानों ने पीएम मोदी जी की जमकर तारीफ की है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अगर आप भी अपने घरों में खाने के मसाले में MDH और एवरेस्ट कंपनी के मसालों का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, MDH और एवरेस्ट के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं। भारत ने सिंगापुर हांगकांग से मांगी है डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें विस्तार से खबर। दरअसल देश के 2 बड़े मसाला ब्रांड के अंदर कैंसर पैदा करने वाले तत्व होने का दावा किया गया है। ये दावा भारत ने नहीं दोस्तों, भारत के लेबोरेटरी में नहीं किया गया है, बल्कि सिंगापुर हांगकांग ने यह दावा किया है, जहां पर इसके इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। MDH के 3 और एवरेस्ट के एक प्रोडक्ट में कीटनाशक इथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया गया, जिसकी अधिक मात्रा होने से कैंसर होने का खतरा होता है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी की, जिसके बाद अब भारत ने सिंगापुर हांगकांग से डिटेल मांगी है। बता दें MDH मसाले और एवरेस्ट मसाले भारत में नंबर 1 पर चल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा नामी कंपनियां हैं मसालों के मामले में। हांगकांग और सिंगापुर की ओर से 2 लोकप्रिय भारतीय मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने उनके खाद्य सुरक्षा नियामकों से विवरण मांगा है, जिसकी जानकारी रॉयटर्स ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से दी है। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कथित तौर पर सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को तकनीकी विवरण, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और उन निर्यातकों का विवरण भेजने का निर्देश दिया है जिनकी खेप अस्वीकार कर दी गई है। अब ऐसे में आप लोग भी MDH और एवरेस्ट के मसालों का उपयोग कर रहे थे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन आपको बता दें, भारत में इसकी जांच होनी बाकी है। अभी कोई फैसला लेना जल्दबाजी कहलाएगा, क्योंकि विदेशों में सिंगापुर और हांगकांग में हो सकता है दुश्मनी निकालने को लेकर या किसी और कारण से ऐसा रिपोर्ट पेश किया गया हो। भारत अब इसकी जांच करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, राहुल गांधी का DNA टेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, केरल के निर्दलीय MLA की मांग पर लेफ्ट कांग्रेस में तू मैं आखिर क्यों? दरअसल केरल में LDF के MLA PV अनवर के राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान के बाद पहले ही राज्य की राजनीति में मचे घमासान के बीच सियासी तूफान आ गया है। उन्होंने राहुल गांधी को निचले स्तर पर नागरिक बताते हुए उनका DNA टेस्ट कराने की मांग कर दी है। मंगलवार को पलक्कड़ में एक चुनावी रैली के दौरान नीलांबुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ने यह विवादित बयान दिया है। नीलांबुर विधानसभा उसी वायनाड लोकसभा के अंदर है जहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। PV अनवर ने कहा कि मैं वायनाड का पार्ट हूं, जो कि राहुल गांधी का क्षेत्र है। मैं उनका सरनेम गांधी नहीं बुला सकता। वो इतनी निचले स्तर के नागरिक बन चुके हैं जो कि गांधी सरनेम से बुलाए जाने लायक ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले 2 दिनों से ये देश के लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या नेहरू परिवार में ऐसे सदस्य होंगे? क्या नेहरू परिवार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? मुझे इसको लेकर संदेह है। मेरी राय है कि राहुल गांधी की DNA जांच होनी चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में राहुल गांधी पर अनवर की विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क गई, पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत किया है। अगली खबर बताते हैं, अमरोहा और बागपत में CM योगी की ललकार। कहा देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। योगी जी ने अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है और एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठ घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखे, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप ही बताओ, ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? साथ ही प्रियंका गांधी का PM मोदी पर पलटवार। कहा मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है, लोगों के सामने नाटक करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाकर उनके बैंक खाते जब्त करके और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल
डालकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको सुपरमैन की छवि दिख गई, लेकिन मिले आपको महंगाई में। सच्चाई ये है कि सरकार ने इन 10 वर्षों में आपके लिए कोई काम नहीं किया। महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अभी ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहते हैं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी माँ का मंगलसूत्र यानी राजीव गांधी इस देश को कुर्बान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें ही नहीं कहते। पीएम मोदी के बयान पर बौखलाते हुए जवाब दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों? साथ ही साथ बता दें गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार ने क्या कह दिया कि भड़क गए पीएम मोदी जी। कहा यह देश तोड़ने की चाल है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर उसके गोवा के लोकसभा उम्मीदवार की उस कथित टिप्पणी को लेकर निशाना साधा जिसमें कहा गया है कि तटीय राज्य पर भारतीय संविधान थोपा गया है। मोदी ने इसे देश को तोड़ने की एक चाल करार दिया। छत्तीसगढ़ के साकती जिले में एक चुनावी रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन से ही तुष्टीकरण में लगी हुई है। तो वहीं बता दे कन्नौज से तेज प्रताप नहीं खुद अखिलेश यादव उतरेंगे क्या? क्यों बदल रहा सपा प्रमुख का मन? 25 को नामांकन की है तैयारी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या पूर्व घोषित प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ही पर्चा दाखिल करेंगे? इसको लेकर मंगलवार को कन्नौज से लेकर लखनऊ तक चर्चा तेज हो चली है। कन्नौज की सपा यूनिट अभी भी चाहती है कि अखिलेश यादव खुद ही यहां से चुनाव लड़े और इसके लिए वो सपा प्रमुख को मनाने में लगी है। अखिलेश यादव 25 को कन्नौज जाएंगे। संभव है कि वो अपना इरादा बदलते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान करके पर्चा भर दे। हालांकि तेज प्रताप यादव भी पर्चा भरने की तैयारी में है। इससे पहले रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ समेत कई सीटों पर अंतिम समय में सपा ने बदलाव किए हैं। परिवार के ही शिवपाल यादव और धर्मेंद्र को पहले बंदायूं से घोषित कर आदित्य को लड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें कांग्रेसी मैनिफेस्टो पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा मुस्लिमों को वोट देना हो तो दें पर हम तो सच ही बोलेंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस मैनिफेस्टो को की गई टिप्पणियों के बीच अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने मंगलवार को कहा कि जिस मुसलमानों को वोट देने का मन हो वो वोट दे पर हम तो सच बोलेंगे। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पार्टी ने पहले सर्वे क्यों नहीं किया। साथ ही ये थी कि सारी बड़ी खबर है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।